हरिओम। नमस्कार। कक्षा 12वीं अभिव्यक्ति और माध्यम का तीसरा पाठ विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, इसके पहले भाग के साथ प्रस्तुत हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। कक्षा 12वीं में छोटे छोटे एक एक मार्क के प्रश्न इसके लिए पूछे जाते हैं। जो भी विभिन्न प्रकार के माध्यम हैं जनसंचार के, उनमें कैसे लिखते हैं वो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। रघुवीर सहाय हिंदी के प्रमुख कवि और पत्रकार, जिनकी कविता आपने 12th में पढ़ी है, उन्होंने लिखा है, खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है, उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना। दोनों का उद्देश्य मनुष्य को और समाज को ताकत पहुंचाना है। खबर में लेखक तथ्यों को बदल नहीं सकता, पर दो या दो से अधिक तथ्यों के मेल से असलियत खोल सकता है। तो क्या है इस पाठ में, वो जान लेते हैं। प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं, ये इस पाठ में हम जानेंगे। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियां और खामियां क्या है। प्रिंट माध्यम में लिखने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए। रेडियो समाचार की संरचना, रेडियो के लिए समाचार लेखन, बुनियादी बातें, यहाँ तक हम लोग ये पहले भाग में कवर करेंगे। तो देखते हैं एक नज़र में इस पाठ को। विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीके हैं। अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लिखने की अलग शैली है, जबकि रेडियो और टेलीविज़न के लिए लिखना एक अलग कला है। चूँकि माध्यम अलग अलग है, इसलिए उनकी ज़रूरतें भी अलग हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। इन माध्यमों के लेखन के लिए बोलने लिखने के अतिरिक्त पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों की जरूरत को भी ध्यान में रखा जाता है। प्रमुख जनसंचार माध्यम, इसमें प्रिंट माध्यम, टीवी, रेडियो और इंटरनेट आता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इसके बारे में अच्छी तरह से परिचित हैं। आप नियमित अखबारें पढ़ते होंगे, मनोरंजन या समाचार जानने के लिए टीवी भी देखते होंगे, रेडियो भी कभी कभार सुनते होंगे। संभव है कि आप कभी कभार इंटरनेट पर भी समाचार पढ़ते, सुनते या देखते हों। क्या आपने कभी गौर किया है कि जनसंचार के इन सभी प्रमुख माध्यमों में समाचारों के लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है। कभी ध्यान से किसी शाम या रात को टीवी और रेडियो पर सिर्फ समाचार सुनिए, और मौका मिले तो इंटरनेट पर जाकर उन्हीं समाचारों को फिर से पढ़िए। अगले दिन सुबह अखबार ध्यान से पढ़िए। अब बताइए कि इन सभी माध्यमों में पढ़े, सुने या देखे गए समाचारों के लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको क्या फर्क नजर आया। उनमें कोई विशेष अंतर है भी या नहीं। तो इन सब बातों के द्वारा यह हमें इस बात में समझना है कि हर एक के लिए हर एक का उद्देश्य अलग है, और उसके हिसाब से उसकी लिखने की शैली भी अलग अलग प्रकार से होती है। निश्चय ही सभी माध्यमों में समाचारों के लेखन शैली और प्रस्तुति में आपको कई अंतर देखने को मिले होंगे। सबसे सहज और आसानी से नजर आने वाला अंतर यही दिखाई देता है कि जहां अखबार पढ़ने के लिए है, वहीं रेडियो सुनने के लिए और टीवी देखने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने, देखने तीनों की ही सुविधा है। जाहिर है कि अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम है, जबकि रेडियो बोले हुए शब्दों का, टेलीविज़न इनमें से दोनों का, और इंटरनेट में
मिश्र। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क को समझने के लिए सभी माध्यमों के लेखन की बारीकियों को समझना जरूरी है, लेकिन इन माध्यमों के बीच में फर्क आप तभी समझ पाएंगे जब आप हर माध्यम की विशेषताओं, उनकी खूबियों खामियों से परिचित हों। हर माध्यम की अपनी खूबियां हैं, कुछ खामियां भी हैं, कुछ उसमें अच्छाई है तो बुराई भी है। खबर लिखने के समय हमें इनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है, इन माध्यमों की जरूरत को समझना पड़ता है। तो जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियां और खामियां क्या हैं, तो इन्हें संक्षेप में देख लेते हैं। जनसंचार विभिन्न माध्यमों में से आप रोज कम या ज्यादा सबका जरूरत पड़ता होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इन सभी माध्यमों में सबसे अधिक किसे पसंद करते हैं और क्यों, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप थोड़ा सोच में पड़ जाएं। आपका उत्तर चाहे जो हो, इतना तय है कि एक सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं। संभव है आपको टीवी ज़्यादा पसंद हो और आपके दोस्त को रेडियो। आपका दोस्त रेडियो अपने पढ़ने के कमरे में फुर्सत से या कुछ और काम करते हुए सुनता हो। इस तरह आपके किसी और साथी को पढ़ना बहुत पसंद हो और उसके फुर्सत के क्षण अखबार और पत्रिकाओं के साथ गुजरते हों, जबकि आपका कोई अन्य दोस्त इंटरनेट पर चैटिंग करते या कुछ और पढ़ते देखते हुए उसी से चिपका रहना पसंद करता हो। कुल मिलाकर पसंद अपनी अपनी होती है और हमें यहाँ पर उनकी खूबियों और खामियों को देखना है। तो स्पष्ट है कि हम सब अपनी अपनी रुचियों, जरूरतों और स्वभाव के मुताबिक माध्यम चुनते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि हर माध्यम की अपनी कुछ विशेषताएं या खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी हैं, जिसके कारण कोई माध्यम विशेष किसी को अधिक पसंद आता है तो किसी को कम। लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि जनसंचार का कोई एक माध्यम सबसे अच्छा या बेहतर है या कोई एक दूसरे से कमतर। सबकी अपनी कुछ खूबियां हैं और खामियां हैं। जैसे इंद्रधनुष की छटा अलग अलग रंगों के साथ आने से बनती है, वैसे ही जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की असली शक्ति उनके परस्पर पूरक होने में है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के बीच फर्क चाहे जितना हो, लेकिन वे आपस में प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक और सहयोगी है। कहने की जरूरत नहीं है कि अखबार पढ़ने और रुककर उस पर सोचने में से एक अलग संतुष्टि मिलती है। तो ये समाचार का एक पहला विशेषता है कि उसे आप रुक कर पढ़ सकते हैं, आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, उसमें एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है। जबकि टीवी पर घटनाओं की तस्वीर देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है, ये टेलीविजन की विशेषता हो सकता है। इस तरह रोमांच अखबार या इंटरनेट पर नहीं मिल सकता। तो जो समाचार देखने का आनंद टेलीविजन पर या अखबार में मिलता है वो इंटरनेट पर नहीं होता है। इसी तरह रेडियो पर खबरें सुनते हुए आप जितना उन्मुक्त होते हैं उतना किसी और माध्यम में संभव नहीं। उधर इंटरनेट अंतरक्रियात्मकता, इंटरएक्टिविटी और सूचनाओं के विशाल भंडार का अद्भुत माध्यम है। बस एक बटन दबाइए और सूचनाओं के अथाह संसार में पहुंच जाइए। जिस भी विषय पर आप जानना चाहें इंटरनेट के जरिए वहां पहुंच सकते हैं। तो सबके अलग अलग ये सभी माध्यम अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं और इन सभी की हमारे दैनिक जीवन में कुछ न कुछ उपयोगिता है। यही कारण है कि अलग अलग माध्यम होने के बावजूद इनमें से कोई समाप्त नहीं हुआ और इन सभी माध्यमों का लगातार विस्तार और विकास हो रहा है। तो आइए इन सभी माध्यमों की अलग अलग खूबियों और खामियों को समझने की कोशिश करें। प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है। ये प्रश्न बनता है कि जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? असल में आधुनिक युग की शुरुआत मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई। छपाई के साथ ही आधुनिक युग का शुरुआत हुआ।
हालांकि मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं इसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। यानी छापे खाने का आविष्कार किसने किया? तो इसका उत्तर हो सकता है जर्मनी के गुटेनबर्ग। छापा खाना यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। यूरोप में पुनर्जागरण, रेनेसा की शुरुआत में छापे खाना की अहम भूमिका थी। भारत में ये प्रश्न बनता है, भारत में पहला छापा खाना 1556 में गोवा में खुला था और इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। तब से अब तक मुद्रण तकनीक में काफी बदलाव आया और मुद्रित माध्यमों का व्यापक विस्तार हुआ। मुद्रित माध्यमों के तहत अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि है। हमारे दैनिक जीवन में इनका कितना महत्व है यह दोहराने की जरूरत नहीं है। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। उसे आप आराम से, ये दूसरी विशेषता, उसे आप आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। पढ़ते हुए उस पर सोच सकते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है दोबारा या जितनी बार इच्छा उतनी बार पढ़ सकते हैं। ये उसकी विशेषताएं हैं। यही नहीं, अगर आप अखबार या पत्रिका पढ़ रहे हैं तो आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी पृष्ठ, अपनी पसंद के अनुसार किसी भी पृष्ठ और उस पर प्रकाशित समाचार पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पूरा पेपर पढ़ करके उस तक इंतजार करें। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप अखबार पहले पृष्ठ और पहली खबर से पढ़ना शुरू करें। साथ ही मुद्रित माध्यमों में स्थायित्व का एक लाभ यह भी है कि आप उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। यह भी उसका एक लाभ है। मुद्रित माध्यमों की दूसरी विशेषता है यह लिखित भाषा का विस्तार है। इसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं शामिल होती हैं। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है, लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। बोलने में एक स्वतःस्फूर्तता होती है, लेकिन लिखने में आपको भाषा, व्याकरण, वर्तनी का इस्तेमाल का ध्यान रखना पड़ता है। इससे लिखित भाषा में अनुशासन होता है। यही नहीं, अगर लिखे हुए को प्रकाशित होना है यानी काफी लोगों तक पहुंचना है तो आपको एक प्रचलित भाषा में लिखना पड़ता है ताकि उससे अधिक से अधिक लोग समझ पाए। मुद्रित माध्यमों की तीसरी विशेषता है यह चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। इस माध्यम में आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं, क्योंकि पाठक के पास न सिर्फ पढ़ने, समझने, सोचने का समय होता है बल्कि उसकी योग्यता भी होता है। असल में मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर है, जिसने औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के जरिए विशेष स्तर की योग्यता भी हासिल की हो। लेकिन मुद्रित माध्यमों की, अब यहाँ से मुद्रित माध्यमों की कमजोरी क्या है? यह पहला हो कह सकता है, निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम न किसी काम का नहीं है। मुद्रित माध्यम के लिए लेखन करने वाले को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उनके शैक्षिक ज्ञान, योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इनके अलावा उन्हें अपने पाठकों की रुचियों और जरूरतों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मुद्रित माध्यमों की एक सीमा यह भी है कि यह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। निश्चित अवधि, समाप्त अवधि पर प्रकाशित होते हैं। जैसे अखबार 24 घंटे में, कोई 1 हफ्ते में, कोई 15 दिन में, कोई साल में एक बार। इस तरह से उसके लिए एक निश्चित सीमा होती है, उसके लिए डेडलाइन होता है। कुछ अपवादों को छोड़कर समय सीमा समाप्त होने के बाद कोई सामग्री प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं की जाती है। इसलिए मुद्रित माध्यमों के लेखकों और पत्रकारों को समय सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह मुद्रित माध्यमों में लेखक को स्पेस का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है लिखावट करते समय। जैसे किसी अखबार या पत्रिका के संपादक ने अगर आपको 250 शब्दों में रिपोर्ट या फीचर लिखने को कहा तो आपको उस शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा। इस वजह से अखबार या पत्रिका में असीमित जगह नहीं होती है।
और महत्व और जगह की उपलब्धता के अनुसार वे निश्चित करते हैं कि उसे कितनी जगह मिलेगी। मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर किया जाए, क्योंकि एक बार प्रकाशित होने के बाद वह गलती या अशुद्धि फिर वही चिपक जाएगी, उसे सुधारा नहीं जा सकता है। अखबार या पत्रिका के अगले अंक का इंतजार करना पड़ेगा। यही कारण है कि अखबार या पत्रिका में यथासंभव कोशिश की जाती है कि कोई गलती या अशुद्धि न छप जाए। अखबार पत्रिकाओं के संपादक के साथ एक दूसरी संपादकीय टीम होती है, जिसका काम होता है कि प्रकाशन के लिए जा रही सामग्री गलत अशुद्धियों को हटाकर उसे प्रकाशन के योग्य बनाना। मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बात, तो ये पहला, लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी है। प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर रहता है। दूसरा है समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना होता है। तीसरा, लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी होता है। और चौथा है, लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी होता है। तो इस तरह से था ये मुद्रित माध्यमों के लिए। अब है रेडियो। रेडियो श्रव्य माध्यम है, यहाँ केवल सुन सकते हैं। इसमें कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। इन सब वजहों से रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। रेडियो पत्रिकाओं को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह अखबारों के पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है, वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी समाचार या लेख या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आई तो पाठक उसे फिर पढ़ सकता है या शब्दकोश में उसका अर्थ देख सकता है या किससे पूछ सकता है। लेकिन रेडियो के श्रोता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। उसे एक बार जो समाचार छूट गया तो छूट गया, फिर दोबारा उसे वह नहीं सुन पाता है। अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी कहीं से भी नहीं सुना जा सकता है। एक के बाद दूसरा समाचार सुनना होगा, इस बीच वह इधर उधर नहीं जा सकता, न ही उसके पास किसी गूढ़ शब्द या वाक्यांश के आने पर शब्दकोश में ढूंढने का होता है। तो ये रेडियो की कुछ खामियां हैं। अगर वह शब्दकोश में अर्थ ढूंढने लगेगा तो बुलेटिन आगे निकल जाएगा। रेडियो पर समाचार सुन रहा है, कोई कठिन शब्द आ गया और उसका अर्थ वो ढूंढने के लिए डिक्शनरी में जाएगा, तब तक पूरा समाचार समाप्त हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है तो संभव है श्रोता तुरंत स्टेशन बंद कर दे। दरअसल रेडियो मूलतः एक रेखीय लीनियर माध्यम है और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इसी आधार पर तय होता है। रेडियो की तरह टेलीविजन भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहां शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों, तस्वीरों का महत्व अधिक होता है। टीवी में शब्द दृश्यों के अनुसार और उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं, लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज ही सब कुछ है। तो वैसे तो तीनों ही माध्यम, प्रिंट, रेडियो और टीवी की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन संभवतः रेडियो प्रसारणकर्ताओं के लिए अपने श्रोताओं को बांध कर रखने की चुनौती सबसे कठिन है। रेडियो समाचार की संरचना, जब रेडियो का समाचार बनाया जाता है तो उसमें रेडियो समाचार की संरचना अखबार या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। जैसा कि आप जानते हैं, समाचार लिखने की शैली उल्टा पिरामिड शैली है। आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हो, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है उल्टा पिरामिड शैली। सभी तरह के जनसंचार माध्यम में सबसे अधिक यानी 90% खबरें या स्टोरी इसी शैली में लिखी जाती है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद घटते क्रम में महत्व में तथा अन्य सूचनाओं को लिखा जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा
कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण, कालानुक्रम यानी कि किसी घटना के होने के क्रम के अनुसार न दे करके, बल्कि घटना का महत्व कितना है उसके अनुसार दिया जाता है। तात्पर्य यह कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है, यानी मुख्य बात सबसे पहले। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। तो उल्टा पिरामिड शैली की तरह समाचार को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है इंट्रो, दूसरा बॉडी और तीसरा समापन। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा कहते हैं। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की 2-3 पंक्तियों में लिखा जाता है हेडिंग के रूप में। यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसके बाद बॉडी में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्वपूर्ण क्रम में लिखा जाता है, तो ये बॉडी है। और हालांकि इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज नहीं होती है, यहाँ तक कि प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जा सकती हैं जिसकी उसमें जरूरत है। अगर जरूरी हो तो समय और जगह की कमी को देखते हुए आखिरी कुछ लाइनों या पैराग्राफ को काटकर हटाया भी जा सकता है। उस स्थिति में खबर वहीं समाप्त हो जाती है। तो रेडियो समाचार के एक इंट्रो पर गौर कीजिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। ये रेडियो का समाचार हुआ। एक और उदाहरण देखिए, महाराष्ट्र में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 465 हो गई है। रेडियो के लिए समाचार लेखन बुनियादी बातें। रेडियो समाचार लिखने के लिए क्या क्या बातें ध्यान देना चाहिए? तो पहला है साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी हो, लिखने के पहले उसको अच्छी तरह से टाइप किया हुआ हो। तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि सुने जाने से पहले समाचार वाचक या वाचिका उसे पढ़ते हैं और वह श्रोताओं तक पहुंचता है। इसलिए समाचार कॉपी ऐसे तैयार की जानी चाहिए कि उसे पढ़ने में वाचक वाचिका को कोई दिक्कत नहीं हो। अगर समाचार कॉपी टाइप कॉपी और साफ सुथरी नहीं है तो उसे पढ़ने के दौरान वाचक वाचिका के अटकने या गलत पढ़ने का खतरा रहता है और इससे श्रोताओं का ध्यान बढ़ता है और भ्रमित हो जाते हैं। तो प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। एक लाइन में अधिकतम 12-13 शब्द होने चाहिए। पंक्ति के आखिरी में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए, यानी कोई शब्द आधा इस लाइन में आधा दूसरी लाइन में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येक लाइन में कितने शब्द हैं इस बारे में एक सुसंगत होने से बुलेटिन संपादक को यह तय करने में सुविधा होती है कि कुल शब्द संख्या के आधार पर कितनी खबरें लेनी है, किस खबर को कितना बड़ा लेना है। समाचार कॉपी में ऐसे जटिल उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्ताक्षर, एब्रिविएशंस आदि नहीं लिखने चाहिए जिन्हें पढ़ने में जबान लड़खड़ाने लगे। अंकों को लिखने के मामले में खास सावधानी रखनी चाहिए। जैसे 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में लिखना चाहिए। 11 से 999 तक अंकों में लिखा जाना चाहिए, लेकिन इस तरह के अंक जब हों लिखने के बजाय 28,37,550 ऐसा लिखना चाहिए, अन्यथा वाचक वाचिका को पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरह अखबारों में प्रतिशत, डॉलर जैसे संकेत चिन्हों से काम चल जाता है, लेकिन रेडियो में यह पूरी तरह वर्जित है, यानी प्रतिशत और डॉलर लिखा जाना चाहिए। जहां भी संभव और उपयुक्त हो दशमलव को उसके नजदीकी पूर्णांक में लिखना बेहतर होता है। इस तरह की संख्या रुपये को रेडियो में 28 लाख रुपए लिखना श्रोताओं को समझने के लिहाज से बेहतर है। इस तरह की वित्तीय संख्याओं को उनके नजदीकी पूर्णांक में लिखना चाहिए, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे खेलों के स्कोर को उसी तरह लिखना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने अगर 98 रन बनाए हैं तो उसे लगभग 100 रन नहीं लिख सकते,
इसी तरह मुद्रास्फीति के आंकड़ों में नजदीकी पूर्णांक में नहीं बल्कि दशमलव में लिखे जाने चाहिए। वैसे रेडियो समाचार में अत्यधिक आंकड़ों और संख्याओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं के लिए उसे समझ पाना कठिन होता है। आंकड़े तुलनात्मक हों तो बेहतर होता है। जैसे इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के 80 लाख टन से बढ़कर 86 लाख टन हो गया। इसकी तुलना में इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% बढ़कर 86 लाख टन पहुंच गया। ज्यादा संप्रेषणीय है। रेडियो समाचार कभी भी संख्या से नहीं शुरू होना चाहिए। इस तरह तिथियों को उसी तरह लिखना चाहिए जैसे हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, जैसे 15 अगस्त 1985, न कि अगस्त 15 1985। डेड लाइन, संदर्भ, संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग। रेडियो में अखबारों की तरह डेड लाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार से ही गुत्थी होती है। हम इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं, यानी कि समाचार कब तक आएगा और उसे समाचार में प्रकाशित किया जाएगा। इसी तरह समाचार में समय संदर्भ का मसला भी महत्वपूर्ण है। अखबार एक दिन में एक बार और वह भी सुबह और कहीं शाम छपकर आता है, जबकि रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं। श्रोताओं के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज होता रहा है, इसलिए समाचार में आज सुबह आज इस तरह का प्रयोग नहीं होना चाहिए। संक्षिप्ताक्षरों में इस्तेमाल में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बेहतर तो यही होगा कि उनके प्रयोग से बचा जाए, और अगर जरूरी हो तो समाचार के शुरू में पहले उसे पूरा दिया जाए, फिर संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग हो। तो इसी तरह से अगले पाठ में फिर मिलेंगे इस पाठ का दूसरे वैल्यू के साथ। तब तक के लिए हरिओम, नमस्कार।